Hello everyone. In previous class we had started new chapter of geography, that is agriculture. So continue the chapter. Now next topic is major crops. Various crops are grown all over the world are classified as food crops, fiber crops and beverage crops. जितनी भी क्रॉप्स पूरे वर्ल्ड में ग्रो की जाती है उनको कुछ पार्ट्स में क्लासीफाई किया हुआ है, जैसे कि फूड क्रॉप्स होती है, फाइबर क्रॉप्स होती है, बेवरेजेस क्रॉप्स होती है. सो इनकी जो जोग्राफिकल रिक्वायरमेंट होती है, जो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है इन क्रॉप्स का, उनको हम इस टेबल में डिस्कस करेंगे. सो पहले फूड क्रॉप्स से. फूड क्रॉप्स कौन सी होती है? इसमें क्रॉप्स दिए हैं, क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट दिया है कि कितना क्लाइमेट कैसा चाहिए रहता है इनको ग्रो करने के लिए, और कौन कौन से नेशंस इनका प्रोडक्शन करते हैं. सो फर्स्ट है राइस. ये मेन फूड क्रॉप है पूरे वर्ल्ड में. स्टेपल फूड है. नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन स्टेपल फूड मीन्स जिसको हम डेली ईट करते हैं. सो नियरली हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के लिए राइस एक स्टेपल फूड है. वेस्ट बंगाल एंड बांग्लादेश 2 to 3 क्रॉप्स इन अ ईयर ग्रो करती है. क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट है इसकी, ग्रोज बेस्ट इन द हॉट एंड वेट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन. इसको ग्रो करने के लिए हॉट और वेट क्लाइमेट चाहिए रहता है. इट रिक्वायर्स टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन. जो इसकी ग्रोइंग सीजन होती है उस समय टेम्परेचर इसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए रहता है. जो रेनफॉल चाहिए रहती है वो 150 to 200 सेंटीमीटर तक, जो कि मतलब फील्ड पूरे फ्लडेड हो जाने चाहिए. फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल विद द क्ले सब सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर राइस. जो सॉइल होती है वो फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल होनी चाहिए और क्ले सब सॉइल होने चाहिए, वो इसके लिए बेस्ट सूटेबल होती है. केमिकल फर्टिलाइज़र और इंसेक्टिसाइड्स की भी नीड होती है, और इसमें मैनुअल लेबर बहुत ज़्यादा लगता है क्योंकि जो मोस्टली वर्क होता है वो हैंड से ही किया जाता है. वर्ल्ड में चाइना, इंडिया, श्रीलंका, जापान एंड नाइल डेल्टा इन इजिप्ट, यहाँ पर ये क्रॉप्स ग्रो की जाती है. और इंडिया में है वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार, उड़ीसा, ओडिशा, आसाम, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब. यहाँ पर राइस क्रॉप्स ग्रो की जाती है. नेक्स्ट क्रॉप है वीट. वीट जो है वो चीफ फूड क्रॉप है मिड लैटिट्यूड और सब ट्रॉपिकल रीजन में. इट रिक्वायर्स अबाउट 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड रेनफॉल बिटवीन 50 to 75 सेंटीमीटर. देयर शुड बी नो फ्रॉस्ट. फ्रॉस्ट नहीं होना चाहिए. वेदर शुड बी कूल एंड मॉइस्ट एट द टाइम ऑफ ग्रोइंग इट. जब इसका ग्रो करने का टाइम आ जाता है तब वेदर जो होता है वो कूल होना चाहिए और मॉइस्ट होना चाहिए. वाइल ब्राइट सनशाइन इज रिक्वायर्ड व्हेन इट राइपन्स. लेकिन जब इसको राइपन करते हैं तब सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है. सैंडी एंड लोमी सॉइल सुटेबल होती है इसके लिए. केमिकल फर्टिलाइजर और इंसेक्टिसाइड्स भी यूज़ किए जाते हैं. वर्ल्ड में टेम्परेट ग्रासलैंड्स लाइक प्रेरीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका, पैम्पस ऑफ अर्जेंटीना एंड स्टेप्स ऑफ यूरेशिया एंड द डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ये क्रॉप्स ग्रो की जाती है. मेन वीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो है वो रशिया, यूएसए, कनाडा, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना एंड इंडिया. और इंडिया में है पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड महाराष्ट्र. यहाँ पर ये सारी क्रॉप्स ग्रो की जाती है. कौन सी? वीट की. नेक्स्ट क्रॉप है मेज़. इट इज़ ऑल्सो नॉन एज कॉर्न इन यूएसए एंड मक्का इन इंडिया. इसको कॉर्न भी कहा जाता है यूएसए में, और इंडिया में हम इसे मक्का भी कहते हैं. इट इज़ यूज बोथ एज अ फूड ग्रेन एंड एज अ फॉडर. इसको एज अ फूड ग्रेन भी यूज़ किया जाता है और इसको एज अ फॉडर भी यूज़ किया जाता है. इसको टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड और रेनफॉल 50 to 75 सेंटीमीटर. सॉइल फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए. वर्ल्ड में द यूएसए इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मेज़. यूएसए जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेज़ का. अदर इंपॉर्टेंट प्रोड्यूसर्स हैं चाइना, रशिया, ब्राज़ील, मैक्सिको, अर्जेंटीना, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका. और इंडिया में उत्तर प्रदेश, बिहार एंड कर्नाटक. यहाँ पर मेनली ये क्रॉप ग्रो की जाती है. नेक्स्ट है मिलेट्स. मिलेट्स हम एक कलेक्टिव नेम कहते हैं जिसमें ज्वार, बाजरा, रागी एंड सोरघम, ये सारी क्रॉप्स होती है. इस सबको मिलाकर हम लोग इसे मिलेट्स कहते हैं. इट इज़ यूज एज अ फूड ग्रेन एंड ऑल्सो एज अ फॉडर. इट ग्रोज इन रीजन विद हाई टेम्परेचर एंड लो रेनफॉल एंड इनफर्टाइल सॉइल. इसकी जो सॉइल होती है वो इनफर्टाइल होना चाहिए, उसमें फर्टिलिटी नहीं होती है. वर्ल्ड में इंडिया, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, नाइगर एंड नाइजीरिया, ये सारे यहाँ पर प्रोडक्शन होता है मिलेट्स का. इंडिया के अंदर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब एंड हरियाणा. ओके, ये हमारी फूड क्रॉप्स हो गई. नेक्स्ट है फाइबर क्रॉप्स. फाइबर क्रॉप्स में सबसे पहले आ गया कॉटन. इट रिक्वायर्स टेम्परेचर ऑफ अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड. रेनफॉल शुड बी अराउंड 75 सेंटीमीटर एंड देयर शुड बी ब्राइट सनशाइन ड्यूरिंग द पिकिंग सीजन. जब इसकी पिकिंग सीजन होती है तब ब्राइट सनशाइन की रिक्वायरमेंट होती है.
वर्ल्ड के अंदर यूएसए, चाइना, रशिया, इंडिया, पाकिस्तान, ब्राज़ील, इजिप्ट, सूडान एंड उज़्बेकिस्तान, यहाँ पर इनका प्रोडक्शन होता है। इंडिया के अंदर महाराष्ट्र, गुजरात एंड आंध्र प्रदेश के अंदर होता है। जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के अंदर इसमें ब्लैक लावा सॉइल आइडियल होती है कॉटन के प्रोडक्शन के लिए। एलुवियल लोम्स भी के अंदर भी ये ग्रो होती है। लॉट ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट होती है कॉटन पिक करने के लिए, और केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की भी रिक्वायरमेंट होती है। नेक्स्ट फाइबर क्रॉप है जूट। इट इज़ ऑल्सो नोन एज गोल्डन फाइबर, इसे गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। ये मोस्ट वर्सेटाइल नेचुरल फाइबर है जो कि 100% बायोडिग्रेडेबल होता है और रिसाइक्लेबल होता है। मीन्स हम इसको रिसाइकल भी कर सकते हैं जूट को। इट इज़ स्ट्रॉन्ग एंड चीपेस्ट ऑफ ऑल फाइबर, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और चीपेस्ट होता है सभी फाइबर्स के अंदर। ग्रोस वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट, हॉट और वेट क्लाइमेट की नीड होती है। टेम्परेचर कितना चाहिए 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और रेनफॉल चाहिए 75 सेंटीमीटर। फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल्स ऑफ फ्लड प्लेन्स एंड डेल्टाज आर आइडियल फॉर जूट एज दे रिन्यूड बाय द एनुअल फ्लड्स। जो फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल होती है जहाँ पर फ्लड प्लेन्स होती है, और जो डेल्टाज होते हैं वो इनके लिए आइडियल होते हैं क्योंकि वहाँ पर रिन्यूड ऑटोमेटिक हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर एनुअल फ्लड आती है। जूट रिक्वायर्स स्टैंडिंग वाटर एंड अ लॉट ऑफ मैनुअल लेबर। ओके, बहुत सारा मैनुअल लेबर भी लगता है इसके लिए। वर्ल्ड के अंदर इंडिया, बांग्लादेश जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है जूट के। ब्राज़ील, चाइना, मलेशिया, थाईलैंड, म्यांमार एंड ताइवान ऑल्सो प्रोड्यूस जूट इन स्मॉल अमाउंट, यहाँ पर स्मॉल अमाउंट में प्रोडक्शन होता है। इंडिया के अंदर ग्रोन इन गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा एंड द स्टेट्स ऑफ वेस्ट बंगाल एंड असम। बिहार, उड़ीसा एंड त्रिपुरा ऑल्सो प्रोड्यूस जूट। नेक्स्ट है बेवरेज क्रॉप्स। ये फाइबर क्रॉप्स हो गई कॉटन जूट। अब है बेवरेज क्रॉप्स तो के अंदर आ जाता है टी, कॉफ़ी। सो टी जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलमोस्ट सभी लोग चाय पीते ही हैं। इट इज़ अ मेजर कंपोनेंट ऑफ आवर एक्सपोर्ट ट्रेड, ये हमारा मेजर कंपोनेंट है, इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। इट रिक्वायर्स अ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल अबाउट 200 सेंटीमीटर। Soil should be fertile and extremely well drained as tea cannot withstand stagnant water. जो सॉइल होती है वो फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए, क्योंकि टी स्टैगनेंट जो पानी रुका हुआ होता है उसमें ये ग्रो नहीं होती है। वर्ल्ड में इंडिया जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है टी का। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा टी यहीं पर ग्रो की जाती है इंडिया के अंदर। श्रीलंका एंड चाइना भी इम्पॉर्टेंट प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर है। हिल स्लोप्स आर आइडियल साइट्स फॉर टी गार्डन्स विच आर कॉल्ड टी एस्टेट्स। जो हिल स्लोप्स होते हैं वहाँ पर ये आइडियल साइट होती है टी गार्डन्स के लिए, जिसको हम टी एस्टेट्स भी कहते हैं। टी इज़ ऑल्सो ग्रोन इन जापान, इंडोनेशिया, केन्या, युगांडा एंड बांग्लादेश। इंडिया में असम, वेस्ट बंगाल, केरला एंड तमिलनाडु, यहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्शन होता है टी का। और दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जो है वेस्ट बंगाल की, वो फाइनेस्ट क्वालिटी है और वर्ल्ड फेमस है उनके फ्लेवर के लिए। टी फ्लेवर जो होता है वो वहाँ का फेमस है। नेक्स्ट अनदर बेवरेज है कॉफ़ी, ये भी इंपॉर्टेंट है। ग्रोन इन ट्रॉपिकल हाईलैंड्स विद अ वार्म एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, नीड्स टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 14 डिग्री सेंटीग्रेड टू 26 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल चाहिए 150 सेंटीमीटर। सॉइल शुड बी वेल ड्रेन्ड विद नो स्टेगनेंट वाटर। टी और कॉफ़ी दोनों के लिए ही स्टेगनेंट वाटर नहीं चाहिए रहता है, अच्छे से ड्रेन्ड होना चाहिए सॉइल। प्लांट्स स्टैंड अबाउट 3 मीटर अपार्ट एंड आर ट्रिम्ड एनुअली। जो प्लांट इनके खड़े होते हैं वो 3 मीटर के डिस्टेंस पे होना चाहिए और उनको एनुअली ट्रिमिंग की जाती है। टॉल शेडी ट्रीज आर ग्रोन इन बिटवीन टू प्रोटेक्ट द कॉफ़ी प्लांट्स फ्रॉम डायरेक्ट सनलाइट एज इट कैन डैमेज द प्लांट। जो टॉल शेडी प्लांट्स ट्रीज होते हैं उनको ग्रो किया जाता है ताकि कॉफ़ी प्लांट्स को प्रोटेक्ट किया जाए सनलाइट से इनके प्लांट्स डैमेज हो जाते कॉफ़ी के। और लॉट ऑफ लेबर की रिक्वायरमेंट होती है कॉफ़ी एस्टेट्स में भी। जो ब्राज़ील है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है कॉफ़ी का पूरे वर्ल्ड में। अदर कंट्रीज जैसे कि इंडिया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, इक्वाडोर, मैक्सिको, एल सल्वाडोर, जमैका, केन्या, अंगोला एंड इंडोनेशिया, यहाँ पर सभी जगह कॉफ़ी का प्रोडक्शन किया जाता है। इंडिया के अंदर कर्नाटक एंड तमिलनाडु में होता है। ओके, ये हमने मेजर क्रॉप्स पढ़े, जिसमें फूड क्रॉप, फाइबर क्रॉप और बेवरेजेस क्रॉप तीनों हम लोगों ने देखा है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, जिसमें जो टेक्निक्स यूज़ करते हैं फार्मर ताकि वो क्रॉप प्रोडक्शन को इंक्रीज़ कर सके और जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की डिमांड है उसे फुलफ़िल कर सके, उसको हम एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कहते हैं। उसको अचीव करने के लिए जो फार्मर्स होते हैं वो बहुत सारे टेक्निक्स अडॉप्ट करते हैं, जैसे कि लैंड को इंक्रीज़ करना ताकि वो कल्टीवेशन कर सकें,
टेक्निक जो होती है इरीगेशन की उसको इम्प्रोवाइज कर सके, फर्टिलाइजर्स यूज़ करें, हाई यील्डिंग वेराइटीज़ के सीड्स यूज़ करें और नंबर ऑफ़ क्रॉप्स जो ग्रो की जाती है उसमें इंक्रीज़ किया जाए। मॉडर्न मशीन्स जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में। जो मेन ऑब्जेक्टिव है एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट का वो ये है कि फूड सिक्योरिटी को हम अचीव कर सकें, कि नेशन के अंदर जितना भी फूड सप्लाई किया जाता है वो इनफ हो, उसकी कभी स्कैसिटी ना हो। Agriculture is developing at a rapid pace in many nations of the world. At different places in the world, agriculture has developed differently. Different जो places है world के अंदर वहाँ पर agriculture differently develop होता है। जो developing nations है जहाँ पर population ज़्यादा है वहाँ पर जो कॉमन फॉर्म है एग्रीकल्चर का वो होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़े थे। सबसिस्टेंस फार्मिंग मीन्स जो छोटी जगहों पर जो कम ज़मीन पे फार्मिंग की जाती है उसको हम कहते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग। ऑन स्मॉल लैंड होल्डिंग्स, स्मॉल लैंड होल्डिंग पे जो फार्मिंग की जाती है। जबकि जो डेवलप्ड नेशंस से जो पहले से डेवलप्ड हो चुके हैं वो कमर्शियल एग्रीकल्चर करते हैं, लार्ज स्केल पे करते हैं और सिंगल क्रॉप वो लोग ग्रो करते हैं वहाँ पर। वी आर नाउ गोइंग टू स्टडी द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस एट 2 वेरी डिफरेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस है 2 डिफरेंट प्लेसेस पे वर्ल्ड के अंदर। जो एक है वो डेवलपिंग कंट्री है जैसे कि इंडिया, और अनादर जो है वो डेवलप्ड कंट्री है जैसे कि यूएसए। इन दोनों के हम फार्मिंग के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट फार्म इन इंडिया। अब इसको एक स्टोरी से लेटर के थ्रू एक्सप्लेन किया है। आर्यन जो है वो बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार के वहाँ पर रहता है और उसका फ्रेंड है जॉर्ज जो कि यूएसए में रहता है, ओक्लाहोमा में। सो जॉर्ज एक आर्टिकल लिखता है इंडियन फार्मर के ऊपर, तो वो आर्यन से पूछता है कि तुम मुझे इंडियन फार्मर के बारे में बताओ ताकि मैं उनके ऊपर एक आर्टिकल लिख सकूं। डियर जॉर्ज, होप दिस लेटर ऑफ माइंड फाइंड यू इन बेस्ट ऑफ योर मूड, आई एम डूइंग वेल। ओके, ये सारा वो लेटर में जो स्टार्टिंग लिखी जाती है वो लिखा हुआ है। सो लेट मी स्टार्ट विद लैंड। फॉर अ फार्मर द लैंड इज इज लाइफ। अब आर्यन लिखता है कि जो फार्मर है हमारे इंडिया के लिए, इंडिया के जो फार्मर्स हैं उनके लिए उनकी लैंड ही उनकी लाइफ होती है। उनका एम्बिशन है, उनके नेटिव है, उनके डिटर्मिनेशन है। वेर इज़ फॉर अदर्स इट इज़ जस्ट अ स्पेस टू वर्क एंड लिव। लेकिन दूसरों के लिए क्या है, वो सिर्फ एक जगह है कि हाँ यहाँ ये हमारी जगह और यहाँ हमें काम करना है। लेकिन जो फार्मर्स है उनके लिए उनकी लाइफ होती है, उनकी लैंड। और वो फार्मर अपनी लाइफ भी दे सकते हैं अपनी लैंड के लिए। सबसे पेनफुल सिचुएशन उनके लिए वो होती है जब लैंड में जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, जैसे कि रेनफॉल कम हो रही है, सॉइल की फर्टिलिटी रिड्यूस हो रही है, इस टाइप से। सो वो एक स्टोरी बताता है आर्यन राधेश्याम की कि 2 years बैक राधेश्याम अ स्मॉल फार्मर इन सिमारिया इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार ऑन अ स्मॉल पीस ऑफ फार्मलैंड। राधेश्याम ने 2 years पहले सिमारिया में एक स्मॉल फार्मर है वो जो कि बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट है बिहार की, वहाँ पर उसने एक छोटा सा फार्मलैंड खरीदा। हिज लैंड वॉज फर्टाइल एज इट वॉज बिसाइड्स द एलुवल प्लेन्स ऑफ गंगा। वहाँ की लैंड बहुत फर्टाइल है क्योंकि वो जो गंगा के एलुवल प्लेन्स है वहाँ पर है वो। ही कुड प्रोड्यूस 2 क्रॉप्स इन अ ईयर, मेनली राइस एंड पल्सेस। वो 2 क्रॉप्स एक ईयर में ग्रो करते हैं जो कि राइस और पल्सेस हैं। ऑन दिस पीस ऑफ लैंड ही ग्रू क्रॉप्स एंड रेयर्ड एनिमल्स सो दैट ही कुड सेल मिल्क फॉर एडिशनल इनकम। उस लैंड पे वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं और एनिमल रियरिंग भी करते हैं ताकि वो उनका जो मिल्क होता है एनिमल का वो सेल कर सके और उनको एडिशनल इनकम में हो जाए। स्टिल राधेश्याम अ पुअर एंड अनएजुकेटेड फार्मर कुड नॉट अर्न इवन हैंड टू माउथ। लेकिन फिर भी राधेश्याम एक पुअर और अनएजुकेटेड फार्मर है जिनकी बेसिक नेसेसिटीज़ भी फुलफिल नहीं हो पाती, मतलब उनकी इतनी भी अर्निंग नहीं होती है कि वो अपना अच्छे से लाइफ को स्पेंड कर सके। He was helpless as he had to sell off his land, but it was at this time his friend came to his help and told about the government's effort to help farmers like him. वो बहुत हेल्पलेस फील करता है और वो सोचता है कि मैं अपनी लैंड को सेल कर देता हूँ, लेकिन फिर उनका फ्रेंड उन्हें आके समझाते कि नहीं, ऐसे गवर्नमेंट ने बहुत सारे एफर्ट किए जो तुम जैसे फार्मर्स के लिए काम करते हैं। टुडे ही इज़ अ हैप्पी फार्मर हु अर्न्स अ रिस्पेक्टेबल लाइवलीहुड। सो अब वो एक हैप्पी फार्मर है और बहुत ही अच्छी ज़िंदगी वो स्पेंड कर रहे हैं। लेट मी टेल यू अबाउट द गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स इन इंडिया। सो गवर्नमेंट ने इंडिया के अंदर कौन कौन से इनिशिएटिव्स लाए हैं जिससे कि वो फार्मर की हेल्प कर सके। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन ब्लॉक्स एडवाइज फार्मर्स टू अडॉप्ट मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर। गवर्नमेंट जो ऑफिसर्स उन लोगों ने बताया कि जो फार्मिंग है वो मॉडर्न मेथड ऑफ एग्रीकल्चर से की जानी चाहिए। गवर्नमेंट ने क्रेडिट्स
टू द फार्मर थ्रू एग्रीकल्चर, द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक्स। गवर्नमेंट ने बहुत सारे ऐसे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ और बैंक्स भी ओपन किए हैं ताकि वो लोन दे सके। हाई यील्डिंग सीड्स जो होते हैं वो भी इंट्रोड्यूस कराए उन्होंने, जिससे कि प्रोडक्शन और बेटर हो। इलेक्ट्रिसिटी रेट को भी उन्होंने रिड्यूस किया है गवर्नमेंट ने फार्मर्स के लिए, ताकि वो उनके ट्यूबवेल्स को अच्छे से रन कर सकें। हाई टेक्निक मशीन्स भी इंट्रोड्यूस की है, जिससे कि वो बुलक्स को रिप्लेस कर सके, हॉर्स एंड सिकल्स को, जिससे कि प्रोडक्शन जल्दी कलेक्ट किया जाए। प्रॉपर मेडिकल केयर भी दी जाती है उनको, ताकि जो जैसे कि वेटनरी हॉस्पिटल्स होते हैं जो एनिमल्स की केयर करते हैं, उनका ट्रीटमेंट करते हैं, वो भी ओपन किए हैं गवर्नमेंट ने। क्वालिटी और क्वांटिटी फोडर की भी अच्छी हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट एडवाइस देती है फार्मर्स को टाइम टू टाइम। सो नाउ राधेश्याम एक हैप्पी फार्मर है, उन्होंने ऑफिसर्स के एडवाइस को माना, उनकी पूरी फैमिली फार्मलैंड में वर्क करती है, और बिकॉज ऑफ मशीनरी जो कि उन्होंने रेंट पे ली है, तो उन्हें अब लेबर की भी इतनी नीड नहीं होती है कि उन्हें बाहर से लेबर बुलाना पड़े। अगर लेबर बुलाते तो फिर उन्हें भी इनकम देनी पड़ती है, तो इसकी बजाय उन्होंने मशीन ही रेंट पे ले ली, जिससे कि उनका मैनुअल लेबर जो है वो वर्क कम हो जाए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि उनके पास स्टोरेज हाउस नहीं है, जिससे कि वो उनकी जो क्रॉप्स ग्रो की है उन्होंने, वो फूड ग्रेन को वो लोग वहाँ पर स्टोर कर सके। सो गवर्नमेंट ने वो एफर्ट भी किया कि वो फैसिलिटी दे सके, ताकि उनके आइटम्स जैसे कि पेरिशेबल आइटम होते हैं जो जल्दी ख़राब हो जाते हैं, जैसे कि वेजिटेबल्स है, मिल्क है, एग्स है, ये ख़राब ना हो, उसके लिए भी गवर्नमेंट ने उन्हें फैसिलिटीज़ दी है। सो डियर फ्रेंड, दिस इज़ ऑल अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ अ फार्मर इन अ विलेज इन इंडिया। तो ये आर्यन ने अपने फ्रेंड को बताया है कि इंडियन फार्मर जो है विलेजेस में उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। उसने बताया कि इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए सफिशिएंट होगी, तुम अपना आर्टिकल लिख सकते हो ना। अब जॉर्ज बताता है कि यूएसए के जो फार्मर है उनकी लाइफ स्टाइल कैसी है। सो अ फार्म इन यूएसए, डेविड फार्मर का नेम है, वो एक प्रोफेशनल रेसिडेंट है ओक्लाहोमा में, जो कि सदर्न पार्ट ऑफ यूएसए में है। ही ओन्स अ फार्म ऑफ 370 हेक्टेयर्स विच इज़ वाटर्ड बाय मिसौरी रिवर। अब उसका जो फार्म है वो 370 हेक्टेयर का है, जहाँ पर पानी मिसौरी रिवर से आता है। ये एक वेल ऑफ फार्मर है जो कि वीट, कॉर्न और शुगर बीट कल्टीवेट करते हैं अपने फार्मलैंड में। वो फार्म में ही रहते हैं उनकी फैमिली के साथ। उनके पास कुछ लैबरर्स भी हैं और बहुत सारी मॉडर्न मशीन्स भी हैं जो कि वो यूज़ करते हैं। डेविड वीट ग्रो करते हैं और कॉर्न, आफ्टर एंश्योरिंग द बेस्ट क्वालिटी ऑफ वाटर एंड सॉइल रिसोर्सेज। वहाँ पर क्वालिटी ऑफ वाटर भी बहुत अच्छा है और उनके पास सॉइल रिसोर्सेज भी काफ़ी अच्छे हैं। उनको कंप्यूटर एक्सेस करना भी बहुत अच्छे से आता है, तो वो टाइम टू टाइम फर्टिलिटी जो होती है सॉइल की वो चेक करते हैं, मैनेज करते हैं कि कितना केमिकल फर्टिलाइज़र, कितना पेस्टिसाइड यूज़ करना है। एट टाइम ही सेंड सॉइल सैंपल्स टू बी चेक्ड फॉर सॉइल न्यूट्रिएंट्स इन द लेबोरेटरी। टाइम टू टाइम वो जो उनके सॉइल के सैंपल है वो भी लेबोरेटरी में सेंड करते हैं कि सॉइल कैसी है, उसको चेक करवाते हैं वो फर्टिलिटी है या नहीं उसमें। फार्मर्स हियर नीड टू टेक एडिक्वेट मेजर्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम पेस्ट। जो पेस्ट से बचाने के लिए भी बहुत सारी वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं। डेविड यूज़ मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स लाइक ट्रैक्टर्स, लेवलर्स, सीड ड्रिलर्स, हार्वेस्टर्स, थ्रेशर्स टू डू द फार्म वर्क्स। उनके पास बहुत सारी मॉडर्न एग्रीकल्चरल मशीन्स भी हैं जिसे वो यूज़ करते हैं अपने फार्म वर्क में। ऑटोमेटेड ग्रेन स्टोरेज भी है उनके पास, जहाँ पर वो अपना स्टोर करते हैं ग्रेन को और फिर मार्केट एजेंसीज में सेल करते हैं। जो फार्मर्स है यूएसए के, वो यूजुअली वर्क करते हैं जैसे कि एक बिजनेसमैन वर्क करते हैं, ना कि एक पुअर पीजेंट फार्मर की तरह। उनके फार्मर्स की भी अर्निंग इतनी अच्छी होती है, इतने अच्छे से वो टेक्निक्स यूज़ करते हैं सारी, जैसे कि कोई एक बिजनेसमैन हो हमारे यहाँ का। सो डियर फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट द लाइफ स्टाइल ऑफ अ फार्मर इन अ विलेज नियर माई सिटी। होप यू विल एंजॉय दिस इन्फॉर्मेशन। सो अब इंडिया और यूएसए दोनों की एग्रीकल्चरल जो लाइफ होती है फार्मर की वो बताई गई है। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन आस्क मी।